वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 40 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे उपयोग किया जाता है, तो आपको बताना है बल्ब द्वारा एक माह मतलब मान के चलते हैं 30 दिन में खर्च की गई विद्युत ऊर्जा का यूनिट में परिकलन कितना होगा, यह करना है। ठीक है, तो इसको आप जब आंसर करें तो इस प्रकार लिखें। ठीक है, प्रतिदिन खपत कितनी है, 40 वाट की। ठीक ना, तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्रतिदिन ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा, ठीक ना, की खपत 40 वाट। ध्यान रखिएगा कितने घंटे चलती है बिजली, 10 घंटे, तो इसका इंटू कर दीजिएगा 10 घंटे, घंटे को आवर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक ना, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो 10 का इंटू हुआ तो 10 चौक 40 यानी 400 वाट घंटे ये प्रतिदिन की ऊर्जा विद्युत ऊर्जा का खपत होता है। ठीक ना, तो एक महीने में कितने दिन, 30 दिन मान के चलते हैं। एक्चुअल यहाँ पे वैल्यू दी नहीं गई है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे एक महीने में कुल खपत कितनी हो जाएगी, एक महीने में 30 दिन, तो 30 गुने लिखिएगा 400 वाट घंटे। ठीक है, तो 4 3 12, 3 का और 4 का इंटू करिए तो 12। ठीक है, सैकड़ा हजार 10,000 12,000 वाट घंटे ये हो गई। ठीक है, ये टोटल हो गया। अब चिंकी बोला है कि यूनिट में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ये यूनिट में, और यूनिट जो होती है 1 यूनिट इज इक्वल होता है 1 यूनिट, इसको याद रखिएगा 1 यूनिट इज इक्वल 1000 यानी 1000 किलो वाट घंटे होता है। ठीक है, 1000 किलो वाट और 1 किलो में 1000 होते हैं, तो आपको यहाँ लिखना है विद्युत ऊर्जा का यूनिट ऑफ परिकलन। ठीक ना, तो विद्युत ऊर्जा का यूनिट में मान क्या हो जाएगा, इक्वल 12,000 लिखिए बटे 1000, 1000 को भाग कर देना था, तो ये हो जाएगा किलो वाट घंटे। 0 से 0 काटिए, 1 2 3, तो कितना हो गया 12 किलो वाट घंटा या 1 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट ये खपत हुई, 1 यूनिट बराबर 12 किलो वाट घंटे, और इसका करेक्ट आंसर इतना हो जाएगा। ठीक ना, मतलब एक महीने में कुल जो खपत होगी वो कितनी हो जाएगी, 12 किलो वाट घंटा। ठीक ना, कुल ऊर्जा ये हो गया, कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी ये नहीं लिखिएगा, कुल ऊर्जा 12 किलो वाट घंटे एक माह में, यदि 40 वाट का बल्ब लगा रहे और 10 घंटे तक उसका यूज करें तब। ठीक है, संरक्षण का नियम लिखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, 2 अंक आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपको सिंपली इतना लिखना था कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता, ना ही उत्पन्न किया जा सकता, केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। ठीक ना, तो आप यहाँ पे हेडिंग पहले डालें, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ये लिख लिया। अब यहाँ पे लिखिए इस नियम के अनुसार। ठीक है, इस नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता, ना ही उत्पन्न किया जा सकता, केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता, बस रूपांतरित किया जा सकता, बस कंप्लीट। ठीक है, इतना इसका आंसर क्वेश्चन। ठीक है, निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था बताना है। जल की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी, ठोस द्रव और गैस होती है। ठीक ना, भौतिक अवस्था ठोस द्रव और गैसीय होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है, तो पहला जो हो जाएगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड।
तो ये जो होती है जल की द्रवीय अवस्था या द्रव अवस्था कहलाती है, ठीक ना। इसको क्या बोलेंगे, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल किस अवस्था में रहेगा, द्रव अवस्था में होगा, ठीक है। और क्या होता है, आपने नोटिस किया होगा कि जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है तो जल जो होता है बॉयल करने लगता है, उबलने लगता है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल वाष्पीय अवस्था में होगा, ठीक ना। जल वाष्पीय, ठीक है। वाष्प रूप में, वाष्पीय अवस्था में होगा, ठीक ना। ये वाष्प रूप में होगा। और ये क्वेश्चन जो है बस इतना ही छोटा था, जिसके आंसर भी इतने ही छोटे थे, ठीक ना। बस कंप्लीट। अब निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था बताना है। जल की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी, ठोस, द्रव और गैस होती है, ठीक ना। भौतिक अवस्था ठोस, द्रव और गैसीय होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है, तो पहला जो हो जाएगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो होती है जल की द्रवीय अवस्था या द्रव अवस्था कहलाती है, ठीक ना। इसको क्या बोलेंगे, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल किस अवस्था में रहेगा, द्रव अवस्था में होगा, ठीक है। और क्या होता है, आपने नोटिस किया होगा कि जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है तो जल जो होता है बॉयल करने लगता है, उबलने लगता है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल वाष्पीय अवस्था में होगा, ठीक ना। जल वाष्पीय, ठीक है। वाष्प रूप में, वाष्पीय अवस्था में होगा, ठीक ना। ये वाष्प रूप में होगा। और ये क्वेश्चन जो है बस इतना ही छोटा था, जिसके आंसर भी इतने ही छोटे थे, ठीक ना। बस कंप्लीट। निम्नलिखित सूत्रों द्वारा प्रदर्शित यौगिकों के नाम बताना है, ठीक ना। ये 2 एलिमेंट आपस में मिले हैं और कंपाउंड का निर्माण किए हैं। तो पहला देखो और दूसरा देखो, ठीक है। CaCl2 इसको रट लो, इसको बोलते हैं कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड बोलते हैं, क्लोराइड, ठीक है। और इसको बोलते हैं CaCO3, 2 अंक का था, 1 अंक। इसको बोलते हैं कैल्शियम, Ca है, Ca का मतलब होता है कैल्शियम, ठीक है। यहाँ पे आप एलिमेंट ध्यान रखना, Ca मतलब कैल्शियम, आधा ला है। और Cl क्लोरीन होता है, Cl2 यानी क्लोराइड, ठीक ना। Cl को बोलते हैं क्लोरीन। और आपस में मिलकर क्या बनाए हैं, कैल्शियम क्लोराइड। ऐसे ही यहाँ पे CO3 जो है ना, कार्बोनेट, कार्बोनेट, ये हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। बस आप इतना लिखते हैं, आंसर मिल जाता। तो इन्हीं से मिलता जुलता एक 2 क्वेश्चन दे देता हूँ, इनको भी आप कर लेना। इसका नाम क्या है, NaCl का नाम क्या है, ठीक है, NaCl लिखा है। और इसका नाम, ठीक है, ये सभी क्या है, कंपाउंड है, यौगिक है, इनके नाम आपको बताना है, ठीक है। चलो इन क्वेश्चनों की भी आप तैयारी कर लेना। निम्नलिखित पदार्थों के मोलर द्रव्यमान का परिकलन करना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक ना। पहला देखते हैं CH4, याद रखना, ठीक है। इसको फाइंड कैसे करेंगे, कार्बन के एक परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो 1 होता है, ठीक है, एक परमाणु का। ऐसे कार्बन के कितने होते हैं, 12 होते हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन के एक परमाणु का मोलर द्रव्यमान होता है 1, ठीक है। ऐसे ही सल्फर की एक परमाणु का मोलर द्रव्यमान होता है 32, ठीक है। अब आते हैं, करते हैं। तो कार्बन कितना, 1 है, तो आप लिखिए 1 यानी 12, प्लस लिखना हाइड्रोजन कितना, 1, तो 1 गुणे क्या कर देना, 4, ठीक ना, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान मोलर परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1। अब इनको आपस में इंटू करके ऐड करो, 12 प्लस 4 1 कम 4, तो 12 4 कितना हुआ, 16, ठीक है। ये हो गया किसका, CH4, यानी इसको आप लास्ट में लिख सकते हैं कि CH4
का मोलर द्रव्यमान, ऐसे द्रव्यमान, यहाँ तो 16 है ना, कितना हो जाएगा 16 ग्राम प्रति मोल। मोल इसकी यूनिट होती है। अब ऐसे दूसरे कर लो, ठीक है। सल्फर का, एसिड का करना है, ठीक है। एसिड मतलब सल्फर का कितना होता है 32, और इसके परमाणु कितने हैं 8, तो 8 का गुना करना है, तो 8 दूनी कितना हुआ 16, और 8 3 कितना हुआ 25, ठीक है। एक हासिल भी आप जोड़ लेना, ठीक है। ये हो जाएगा, यहाँ पे लिखना S8 का मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा 256 ग्राम प्रति मोल, इस प्रकार, ठीक है। ऐसे ही एक और बता देता हूँ, ठीक ना। जैसे H2O, अब यहाँ पे देखना हाइड्रोजन का बताना, एक हाइड्रोजन परमाणु का मोलर द्रव्यमान, ऐसे एक कार्बन का और एक सल्फर का। ऑक्सीजन का भी याद रखो, एक ऑक्सीजन परमाणु का मोलर द्रव्यमान जो होता है वो 16 होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे अगर निकालना है तो कैसे निकालोगे, हाइड्रोजन दिया है, एक हाइड्रोजन का एक होता है, और यहाँ 2 हाइड्रोजन तो 2 का गुना, ये 2 लिखा है। ऐसे ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 16, ठीक है। अब इनको आपस में जोड़ो तो 2 + 16 यानी कितना हुआ 18, यानी H2O का मोलर द्रव्यमान कितना हुआ 18, ठीक है। करते ही आपसे मैं क्वेश्चन करता हूँ CO2, ठीक है, 18 ग्राम प्रति मोल लिख देना, ठीक है। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान कितना होगा, इसके आंसर को आप कमेंट्स करें, ठीक है। ये क्वेश्चन 2 अंक का आया था, इसको आप याद कर लेना, ठीक है। कैनाल किरणें क्या है, या कैनाल किरणें किसे कहते हैं, तो आप हेडिंग डाल लो कैनाल किरणें, ठीक है। अब इसका आंसर लिख लेना, विसर्जन नलिका, विसर्जन नलिका में कम दाब पर गैस से विद्युत प्रवाहित करने पर, गैस से विद्युत प्रवाहित करने पर एनोड से कैथोड की ओर, एनोड से कैथोड की ओर चलने वाली धनावेशित को तो समझ रहे हो, इनका जो आयन होता है वो धनावेशित होता है, धनावेशित कणों या आयनों, धनावेशित आयनों या धनावेशित आयनों वाली किरणों को कैनाल किरणें कहते हैं, कैनाल किरणें, ठीक है, किरणें कहते हैं। बस इतना लिखना था, और आपको 2 अंक मिल गया था। एक क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि कैनाल किरणों में किस प्रकार का आयन पाया जाता है, तो इसको आप याद रखना, धनावेशित आयन, ठीक है। कौन सा आयन धनावेशित। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि इसकी खोज किसने की, जिसको याद रखना गोल्डस्टीन ने की थी, गोल्डस्टीन, और कब की थी तो इसको भी याद रखना 1886 में, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।